मेरे नाना हर रात माँ को लकड़ी की बल्ली से लटका देते थे, फिर मोटी रस्सी से उनकी कमर कसकर बांध देते और दोनों पैरों में पपीता बांध देते। सब खत्म होने के बाद उन्हें जबरदस्ती एक बाल्टी पपीते वाला दूध पिला दिया जाता था। धीरे धीरे माँ की कमर पतली, टांगे लंबी और त्वचा बेहद साफ हो गई। उनका शरीर बाकी औरतों से कई गुना ज्यादा आकर्षक दिखने लगा। उस दिन के बाद माँ हर रात एक सांप इस्तेमाल करने लगी। हर इस्तेमाल के बाद वह सांप मुंह से झाग निकालकर मर जाता था। फिर एक दिन माँ को सिर पर उभरी हुई हड्डी वाला हरा सांप मिला, लेकिन वह सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा। उसने कहा कि माँ उसकी आखिरी बहन थी, अगर माँ उसे छोड़ दें तो वह उन्हें बहुत अमीर बना देगा। माँ अच्छे से समझती थी कि एक बार के फायदे और जिंदगी भर के फायदे में कितना फर्क होता है। उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली और उसी रात उस सांप के साथ एक गुप्त सौदा कर लिया। उस दिन के बाद माँ को ताबूत बनाने का जुनून चढ़ गया। हमारे घर के ताबूत औरतों को जवान बनाए रखते थे, जबकि मर्दों की किस्मत बदल देते थे। हर दिन ताबूत खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी। इसी काम से माँ ने मुझे बड़ा किया। गाँव के बच्चे हमारे घर आने से डरते थे। उन्हें लगता था कि पूरे आंगन में ताबूत होना अशुभ बात थी, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आता था। फिर एक दिन माँ ने खुद को दुकान में बंद कर लिया। उन्होंने लगातार 7 रातें जागकर 5 खास ताबूत तैयार किए। उन 5 ताबूतों के रंग अलग अलग थे। माँ उन्हें पंचतत्व ताबूत कहती थी। बाद में वह 5 ताबूत शहर के उन 5 परिवारों को दे दिए गए जो बर्बादी के कगार पर थे। बदले में माँ को 5 खून वाले अंगूठों से लगी शादी की लिखित प्रतिज्ञाएं मिली। हैरानी की बात यह थी कि जिन परिवारों को वह पंचतत्व ताबूत मिले, वह कुछ ही सालों में शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार बन गए। हर साल वह लोग अपनी बेटियों को लेकर गाँव आते और माँ से मिलने जाते, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनकी बेटियां मुझे पसंद नहीं करती थीं। वह हर बार मुझे ऐसे देखती थीं जैसे मैं उनसे बहुत नीचे हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब ठीक चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ, तब मेरे शरीर पर बड़े बड़े काले निशान उभरने लगे। माँ ने बस एक नजर डाली और उसी दिन ऐलान कर दिया कि वह अब कभी ताबूत नहीं बनाएंगी। अजीब बात यह रही कि उसके बाद मेरे शरीर के सारे निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। मैंने माँ से पूछा कि ताबूत बनाना बंद करते ही मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई, लेकिन माँ बेहद गंभीर चेहरा बनाकर बोली कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही एक मरा हुआ इंसान था। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। कुछ पल तक मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। माँ ने गंभीर नजरों से मुझे देखते हुए बताया कि उन्होंने मुझे एक ताबूत से उठाया था। वह साधारण ताबूत नहीं बल्कि ड्रैगन ताबूत था। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में मौजूद ड्रैगन ऊर्जा लोगों की किस्मत बदल सकती थी। पिछले 9 सालों से वह उसी ऊर्जा के बदले गाँव वालों की जीवन ऊर्जा लेती रही, तभी मैं आज तक जिंदा रह पाया। माँ ने मुझे चेतावनी दी कि मरे हुए लोगों को यमलोक वापस ले जाया जाता है, इसलिए अब से हर जन्मदिन पर मुझे ताबूत के अंदर छिपना पड़ेगा। मैं डर के मारे कांपने लगा। ठंडा पसीना पूरे शरीर में फैल गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई अजीब ताकत इधर उधर भाग रही हो। दर्द इतना ज्यादा था कि पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी अचानक एक छोटी हरी सांपिन ताबूत की दरार से अंदर घुस आई। वह फिसलती हुई सीधे मेरी छाती से लिपट गई। अंधेरे में हल्की खुशबू फैल गई, जिसने ताबूत की सड़ी हुई बदबू मिटा दी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं अब किसी ठंडे सांप को नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की को गले लगाए बैठा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और चेहरा किसी परी जैसा सुंदर। मैंने जिंदगी में उससे खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसका ठंडा शरीर मेरे काले निशानों पर धीरे धीरे सरकने लगा। मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट फैल गई। कुछ ही देर में मेरा दर्द कम होने लगा। उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात मुझे बहुत सुकून वाली नींद आई। अगली सुबह माँ ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला। तब मुझे पता चला कि वह हरी सांपिन गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी कलाई पर एक हरे रंग का सांप जैसा कंगन बंधा हुआ था, जिसका सिर और पूंछ आपस में जुड़े थे। उसी दिन से माँ मुझे अलग अलग गुप्त कलाएं सिखाने लगी। समय गुजरता गया और मैं 16 साल का हो गया। फिर अचानक पूरे गांव की किस्मत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गांव पर श्राप डाल दिया हो। गांव के सारे पालतू जानवर एक ही रात में मर गए। कई जवान लोग जंगल में लकड़ी काटते समय रहस्यमयी तरीके से घायल होने लगे। उधर मेरा शरीर भी तेजी से बिगड़ने लगा। पहले सिर्फ काले निशान थे, लेकिन अब हाथों पर काली पपड़ियां और शल्क निकलने लगे। मेरा शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। माँ शहर की तरफ घूरती रहती और दांत पीसकर कुछ बड़बड़ाती रहती। गांव की बदकिस्मती बढ़ती गई, तो जो लोग पहले माँ का एहसान मानते थे, वही अब हमारी बुराई करने लगे। कुछ लोग रात में हमारे घर के बाहर गंदगी फेंक जाते। यहाँ तक कि अफवाह फैल गई कि माँ लोगों की जीवन ऊर्जा चूसने वाली चुड़ैल थी। लोग कहने लगे कि वह सारे ताबूत शापित थे। आखिर एक दिन गांव का मुखिया कुछ जवानों को लेकर हमारे घर घुस आया। उन्होंने बदकिस्मती का दोष माँ पर डाल दिया। फिर घर में बची सारी कीमती चीजें और राशन लूट लिया। मैं गुस्से में अपनी मृत ऊर्जा इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे कसकर रोक लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि शादी से पहले मुझे अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना यमलोक के दूत मुझे ढूंढ लेंगे।
कुछ गांव वाले लूटपाट से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। माँ मुझे बचाने के लिए आगे आ गई। माँ के मुंह से खून निकल पड़ा। उस दिन के बाद गांव में हर कोई मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगा। यहाँ तक कि बच्चे भी मुझ पर पत्थर फेंकते थे। जब भी रात में मेरे शरीर का दर्द बढ़ जाता और मैं रोने लगता, तब मेरी कलाई का हरा कंगन हल्की रोशनी छोड़ने लगता। फिर एक ठंडी और नरम ताकत मेरी कलाई को सहलाने लगती, ठीक वैसे ही जैसे वह खूबसूरत लड़की कभी मुझे शांत कर रही थी। जब मैं 18 साल का होने वाला था, तभी एक दिन माँ अचानक गायब हो गई। मैंने पूरा गांव खोज डाला। अब आखिर में घर के एक ताबूत के अंदर माँ मिली। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैं घबराकर उन्हें उठाने गया। तभी माँ ने अचानक पूछा कि मेरी उम्र कितनी हो चुकी थी। मैं डर गया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया कि आज मैं 18 साल का हो चुका था। मेरी बात सुनते ही माँ अचानक ताबूत में उठकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं गलत था। मेरा जन्म ड्रैगन वाले साल में 9 सितंबर को सुबह 9:09 पर हुआ था, यानी मैं अभी सिर्फ 17 साल का था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही थी। लेकिन तभी माँ ने जोर से काला खून उगल दिया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि मेरी किस्मत बहुत अलग थी। ऊपर से जबरदस्ती मुझे जिंदा रखा गया था, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। इतने सालों में जो जीवन ऊर्जा मेरे अंदर डाली गई, वह मेरे शरीर से पूरी तरह मेल नहीं खा पाई। इसी वजह से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि 18 साल से पहले मुझे भयानक स्वर्गीय और धरती वाले संकट झेलने पड़ते। इसीलिए माँ ने मेरी उम्र 1 साल ज्यादा बताई थी, ताकि स्वर्गीय संकट पहले आ जाए और बाकी संकट उससे टकराकर खत्म हो जाए। माँ ने कहा कि आज उन्होंने मेरी जगह वह संकट खुद झेल लिया था। मैं स्तब्ध होकर माँ को देखता रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ धीरे धीरे ताबूत से बाहर आई। फिर कांपते हाथों से लाल कपड़े में लिपटी 5 शादी की प्रतिज्ञाएं मेरे हाथ में रख दी। उन्होंने बताया कि यह वही 5 लड़कियां थीं जिनके परिवारों को पंचतत्व ताबूत दिए गए थे। उन 5 की किस्मत बेहद खास थी। माँ ने कहा कि अगले साल मेरा असली संकट आएगा। मुझे उन 5 लड़कियों में से किसी एक से शादी करनी पड़ेगी। अगर रात में उसकी जीवन ऊर्जा मिलती रही तो मेरे शरीर की मृत ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या वह लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगी। माँ हल्का खांसते हुए बोली कि अगर उनमें समझ होगी तो वह खुद मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगी। इतना कहकर माँ मेरी कलाई के हरे कंगन को घूरने लगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह कंगन कभी नहीं खोना चाहिए। उनकी बात खत्म होते ही उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। माँ की मौत हो चुकी थी। तभी मेरी नजर बिस्तर के नीचे रखी मेडिकल रिपोर्ट्स पर गई। मुझे पता चला कि माँ को हड्डियों का आखिरी स्टेज वाला कैंसर था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया। मैं दर्द से चीख पड़ा। अगले दिन मैंने घर के कीचड़ भरे आंगन में माँ के लिए छोटा सा शोक स्थल बनाया। 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही। मैं पुराने सफेद कपड़े पहनकर आग के पास बैठा कागज के पैसे जलाता रहा। पूरा गांव शांत था। जिन लोगों की जिंदगी माँ ने बदली थी, उनमें से एक भी इंसान अगरबत्ती लगाने नहीं आया। उन लोगों की बेरुखी ने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने तय कर लिया था कि माँ का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद मैं शादी की प्रतिज्ञाएं लेकर शहर चला जाऊंगा। लेकिन तीसरे दिन दोपहर में दूर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। 5 बेहद महंगी गाड़ियां हमारे टूटे हुए घर के बाहर आकर रुकी। दरवाजे खुले और 5 खूबसूरत लड़कियां ऊंची हील पहनकर बाहर उतरी। उनके साथ काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड भी थे। महंगे परफ्यूम की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। गांव वाले भी तमाशा देखने घर के बाहर जमा हो गए। उनमें से आगे खड़ी लाल कपड़े वाली लड़की शोक स्थल के सामने पहुंची। उसने अगरबत्ती लेकर माँ को सम्मान दिया। उसके साथ खड़ी बैंगनी कपड़ों वाली लड़की की आंखें लाल थीं। वह चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। लाल कपड़ों वाली लड़की ने अपना नाम जियांग शुआन बताया। उसने बाकी लड़कियों का परिचय भी दिया। मैं उन नामों को सुनते ही कांप गया, क्योंकि वह सारे नाम उन्हीं शादी की प्रतिज्ञाओं में लिखे थे जो माँ ने मरने से पहले मुझे दी थी। मुझे समझ आ गया कि वही 5 लड़कियां मेरी मंगेतर थीं। जियांग शुआन ने दुख भरी नजरों से मुझे देखा। उसने कहा कि उनकी फैमिली पर माँ का बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए वह लोग माँ को आखिरी विदाई देने आए थे। साथ ही पुराने वादे पूरे करने भी आए थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि क्या वह लोग सच में मुझसे शादी करने आई थीं? मेरी आंखें भर आईं। पूरे गांव में हर कोई मुझे अपशकुन समझता था, लेकिन शहर की यह अमीर लड़कियां अपना वादा निभाने आई थीं। तभी सू मोंग्याओ आगे आई। उसने कहा कि अगर मैं शादी की प्रतिज्ञा निकालूं तो वह 5 में से कोई भी तुरंत मुझसे रिश्ता तय कर लेगी। उसने यह भी कहा कि आगे से मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। उनकी बातें सुनते ही गांव वाले दंग रह गए, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वह लोग गलत जगह आ गई थी। उन्होंने मुझे मनहूस और अपशकुनी बताना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे कि शहर वाले जरूर कोई मजाक वाला वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन लड़कियों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं इतना खुश था कि मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी जियांग शुआन बोली कि रिश्ता तय करने के लिए कोई निशानी देनी पड़ेगी। उसकी नजर मेरी कलाई के हरे कंगन पर टिक गई। उसने कहा कि वही कंगन मेरी होने वाली पत्नी के पास रहना चाहिए। उसकी बात सुनते ही मैं घबरा गया।
मैंने तुरंत अपनी कलाई छिपा ली। वह कंगन बचपन से मेरे साथ था। मैंने मना करते हुए कहा कि बाकी कुछ भी दे सकता था, लेकिन यह कंगन नहीं। मेरे पीछे हटते ही माहौल बदल गया। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि इतनी अमीर लड़कियां खुद रिश्ता मांग रही थीं और मैं एक पुराने कंगन के लिए नाटक कर रहा था। मैं शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सू मोंग्याओ अचानक मेरे पास आई। उसने मौका देखकर मेरी कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती वह कंगन उतारकर जियांग शुआन को दे दिया। फिर उन्होंने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया। उन्होंने कहा कि 5 लड़कियां मेरे सामने खड़ी रहेंगी। जिस लड़की को मैं पकड़ लूंगा उसी के साथ मेरी सुहाग रात होगी। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया, लेकिन माँ की याद आते ही मैंने मना करना चाहा। तभी जियांग शुआन ने कहा कि पिछली रात माँ उसके सपने में आई थी। माँ चाहती थी कि वह मेरी शादी देख पाती। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद पहली बार किस्मत मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन आंखों पर कपड़ा बंधते ही सब बदल गया। मैंने अपनी गुप्त कला इस्तेमाल की और आसपास की आवाजें महसूस करने लगा। तभी मुझे असली सच्चाई पता चली। सू मोंग्याओ 5 शादी की प्रतिज्ञाएं संभाल रही थी और घिन भरे चेहरे से हाथ साफ कर रही थी। वह कह रही थी कि मुझे छूना बेहद गंदा लगा। उधर जियांग शुआन मेरे कंगन की तस्वीरें लेकर किसी को भेज रही थी। बाकी लड़कियां भी मोबाइल से मेरा मजाक रिकॉर्ड कर रही थीं। कुछ देर बाद उनमें से एक बोली कि मुझे जल्दी बेइज्जत करके निकाल देना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि वह लोग शादी नहीं बल्कि मुझे नीचा दिखाने आई थी। उन्होंने मेरा कंगन छीन लिया था और माँ के शोक स्थल के सामने मेरा अपमान कर रही थी। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने माँ की आखिरी चेतावनी भूलकर अपने शरीर की मृत ऊर्जा जगा दी। अचानक जोरदार हवा चलने लगी। शोक स्थल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आंगन में भयानक ठंडी हवा फैल गई। अंदर की आग हरी रोशनी छोड़ने लगी। 5 लड़कियां डर से कांप उठीं, लेकिन मैं आंखों पर बंधा कपड़ा हटाए बिना शांत खड़ा रहा। मैंने जानबूझकर मासूम बनते हुए पूछा कि क्या अब मैं किसी को पकड़ सकता था। फिर मैंने मजाक में कहा कि अगर संभव हो तो मैं 5 को चुनना चाहता था। मेरी बात सुनकर एक लड़की गुस्से में चिल्लाने लगी, लेकिन जियांग शुआन ने उसे रोक दिया। जैसे ही वह मेरे करीब आई, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। उसकी कलाई पकड़ते ही मेरी मृत ऊर्जा उसके शरीर में घुसने लगी। मैंने धीमी आवाज में कहा कि अब जबकि मैंने उसे पकड़ लिया था तो सुहागरात शुरू करनी चाहिए। जियांग शुआन डर से कांपने लगी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हुई। मैं सच में उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से भयानक शहनाई जैसी आवाज सुनाई दी। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। वह इंसानों की आवाज नहीं थी, वह यमलोक के दूतों की बुलाहट थी। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी मृत ऊर्जा इस्तेमाल करके उन्हें बुला लिया था। अगर वह मुझे ढूंढ लेते तो आज मेरी मौत तय थी। मैंने जल्दी से अपनी सारी शक्ति वापस दबा दी, लेकिन ऐसा करते ही मेरे शरीर के अंदर भयंकर दर्द फैल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे शरीर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरे हाथ पैर कमजोर पड़ गए और मैं जियांग शुआन को छोड़कर पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर की ठंडी हवा गायब हो गई। गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। मैंने आंखों से कपड़ा हटाया और मासूम चेहरा बनाकर पूछा कि अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी थी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले जियांग शुआन ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने चेहरा पकड़ लिया और हैरानी का नाटक करने लगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि वह मुझे क्यों मार रही थी। क्या उसने खुद नहीं कहा था कि वह माँ के सामने मेरे साथ शादी करेगी? मेरी बात सुनते ही जियांग शुआन आग बबूला हो गई। उसने 5 शादी की प्रतिज्ञाएं निकालकर माँ के सामने टुकड़े टुकड़े कर दी। फिर उसने मुझे घटिया इंसान कहकर बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कागज के वह टुकड़े मेरे चेहरे पर गिरते रहे। उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़कर कीचड़ में फेंक दिया। तभी गांव का मुखिया आगे आया। उसने कहा कि मेरे वजह से गांव की बेइज्जती हुई थी, इसलिए गांव को मुआवजा मिलना चाहिए। जियांग शुआन हंस पड़ी। उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया था। अगले ही पल कई सूटकेस खुल गए। उनके अंदर ढेर सारे नोट भरे थे। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। फिर जियांग शुआन ने एक पुराना कांसे वाला आईना मंगवाया और वो आईना सीधे मेरे सामने कर दिया। मैंने अनजाने में उस आईने की तरफ देखा। गांव वालों ने भी आईने में झांकना शुरू कर दिया, लेकिन आईने में मेरा इंसानी चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ काली मृत ऊर्जा से बना भयानक साया दिखाई दे रहा था। गांव वाले डर से पीछे हटने लगे। तभी जियांग शुआन ने सबके सामने कहा कि गांव की बदकिस्मती का कारण मैं था। उसने कहा कि मैं मरा हुआ इंसान था जो गांव वालों की जीवन ऊर्जा चूसकर जिंदा था। उसने यह भी कहा कि मेरी माँ सबको धोखा देती रही थी। उसकी बातें सुनते ही गांव वाले भड़क उठे। वह चिल्लाने लगे कि माँ चुड़ैल थी। कुछ लोग शोक स्थल तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए। मेरा सीना गुस्से से जल उठा। मैंने पूरी ताकत से माँ के शोक स्थल के सामने खड़े होकर सबको चेतावनी दी। मैंने कहा कि जो भी एक कदम आगे बढ़ेगा वह रात जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि मेरा शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन मेरी आंखों का गुस्सा देखकर गांव वाले डर गए। तभी जियांग शुआन आगे आई। उसने कहा कि मेरे शरीर की जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अब मैं बस मरने का इंतजार कर रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि अगर मेरी वजह से किसी की मौत हुई तो उसका परिवार जिम्मेदारी लेगा। साथ ही जमीन पर पड़े पैसे उठाने की भी इजाजत दे दी। इतना सुनते ही गांव वालों की आखिरी शर्म भी खत्म हो गई। उन्होंने आग का पात्र लात मारकर गिरा दिया और डंडों से मुझे
मुझ पर हमला शुरू कर दिया। मैं अपनी जान लगाकर माँ की तस्वीर और शोक स्थल बचाने लगा, लेकिन अकेला होने की वजह से ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मेरे सिर और पीठ पर कई वार पड़े। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उधर जियांग शुआन मेरे सामने खड़ी होकर ठंडी हंसी हंस रही थी। उसके हाथ में मेरा हरा कंगन था, लेकिन तभी अचानक कंगन से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। भयानक ठंडी ऊर्जा पूरे आंगन में फैल गई। आसमान से गिरती बारिश हवा में ही बर्फ बनकर जमने लगी। गांव वालों के हथियारों पर बर्फ जम गई। जियांग शुआन दर्द से चीख उठी और कंगन उसके हाथ से छूट गया। अगले ही पल वह कंगन एक विशाल हरा सांप में बदल गया। उसके शरीर से निकलता दबाव इतना भयानक था कि गांव वाले और बॉडीगार्ड्स दूर जाकर गिर पड़े। मैं जमीन पर बैठा उस विशाल सांप को घूरता रह गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यही वो सांपिन थी जिसने कुछ साल पहले ताबूत के अंदर मेरी जान बचाई थी। वो कभी मेरे पास से गई ही नहीं थी। वो हमेशा उस हरे कंगन के अंदर सोती रही थी। लेकिन तभी बाहर फिर वही डरावनी शहनाई बजने लगी। चारों तरफ अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। फिर दो लंबे और डरावने साए धीरे धीरे आंगन के बाहर दिखाई दी। वो यमलोक के दूत थे। मेरी मृत ऊर्जा की वजह से आखिरकार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। विशाल हरी सांपिन तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार उसका शरीर कांप रहा था। वो उन यमदूतों से बेहद डरी हुई थी। उनके दबाव की वजह से उसके मुंह से खून तक निकलने लगा। लेकिन गांव वालों को यमदूत दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि कुछ देर पहले खतरनाक दिखने वाली सांपिन अचानक कमजोर पड़ गई थी। जियांग शुआन हंसने लगी। उसने मुझे और सांपिन दोनों को बेकार बताया। उसने कहा कि वो अपने हाथ गंदे नहीं करेगी। फिर वो बाकी लड़कियों को लेकर वहां से चली गई। गांव वाले भी डरकर भाग निकले। कुछ ही सेकंड में पूरा आंगन खाली हो गया। मैं दांत पीसते हुए उनकी गाड़ियों को दूर जाते देखता रहा। मेरे अंदर अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। लेकिन तभी यमदूतों ने हमला कर दिया। दो काली जंजीरें सीधा मेरी तरफ बढ़ीं। तभी हरी सांपिन जोर से फुफकारी। उसने अपनी बची हुई जीवन शक्ति जला दी और उन जंजीरों से टकरा गई। फिर उसने घायल हालत में मुझे लपेटा और सफेद रोशनी बनकर जंगल की तरफ भाग निकली। हम बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन पीछे आती शहनाई की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आखिर उसने सीधे जंगल चीरते हुए भागना शुरू कर दिया। काफी देर बाद शहनाई की आवाज धीमी पड़ गई। तब जाकर हम एक टूटे हुए पहाड़ी मंदिर में जा गिरे। विशाल सांपिन मेरे पास लिपट गई। उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। कुछ पल के लिए उस रोशनी में एक बेहद खूबसूरत लड़की का आकार दिखाई दिया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने बचपन में ताबूत के अंदर देखी थी, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो इंसानी रूप नहीं ले पाई। आखिर में फिर से सांप बनकर मेरे शरीर से लिपट गई। उसका ठंडा शरीर मेरे घावों को छूने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर उफनती मृत ऊर्जा शांत होने लगी। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन वो खुद बेहद कमजोर हो चुकी थी। वो मुश्किल से सिर उठा पा रही थी। तभी उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। उसने कहा कि उसके शरीर में पहले से ही ठंडा जहर था। ऊपर से यमदूतों के वार और मेरी मृत ऊर्जा ने उसे और कमजोर कर दिया था। अब उसे लंबे समय तक सोना पड़ेगा। मैं उसकी हालत देखकर टूट गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उसने धीरे से मेरी गाल छुई। फिर उसने कहा कि अब तक मैं उधार की जीवन ऊर्जा पर जिंदा था, जबकि वो मेरे शरीर की ड्रैगन ऊर्जा से खुद को ठीक कर रही थी। लेकिन अब दोनों चीजें मुझसे छिन चुकी थीं। अगर 1 साल के अंदर मैं अपनी सारी ऊर्जा वापस नहीं लाया तो हम दोनों मर जाएंगे। मैंने दुखी होकर कहा कि शादी की प्रतिज्ञाएं तो पहले ही फाड़ दी गई थीं। तभी उसने कहा कि माँ चाहती थी कि मैं उन लड़कियों से शादी करूं ताकि उनकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे मेरी मृत ऊर्जा मिटा दे। लेकिन उसके पास इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीका था। मैंने पूछा कि वो तरीका क्या था। उसने कहा कि तरीका लगभग वही था, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा ताकत से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर लड़कियां पूरी तरह हार मान लें तो मेरी ड्रैगन ऊर्जा वापस आ सकती थी, यहाँ तक कि उनकी जीवन ऊर्जा भी मुझ में आने लगेगी। मैं और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने बस इतना कहा कि मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा और 1 साल के अंदर अपनी सारी ऊर्जा वापस लेनी पड़ेगी। इतना कहकर उसका शरीर रोशनी में बदल गया। अगले ही पल वो फिर से साधारण हरे कंगन में बदल गई। मैं अकेला मंदिर में खड़ा नीचे जलते हुए अपने घर को देखता रहा। उसी पल मैंने कसम खाई, मैं शहर वापस जाऊंगा और उन 5 अमीर लड़कियों से एक एक हिसाब वसूल करूंगा। 3 महीने बाद मैंने शहर की सबसे सुनसान गली के अंदर चांगशेंग हॉल नाम की एक अंतिम संस्कार वाली दुकान खोली। उस दुकान में अंदर सिर्फ अजीब तरीके से सजाए गए बेहद असली जैसे दिखने वाले कागजी पुतले रखे थे। मैंने काले और सुनहरे रंग के फिट कपड़े पहने हुए थे, साथ ही चेहरे पर आधा मास्क लगाया हुआ था। मेरे पास इतना पैसा या ताकत नहीं थी कि सीधे 5 बड़े परिवारों से टकरा सकूं, लेकिन मेरी आंखें लोगों की किस्मत और मौत का साया साफ देख सकती थीं। दुकान खुलने वाले पहले ही दिन मैं शहर के अमीर इलाके में गया। दूर से मैंने 5 बड़े अमीर परिवारों में से एक शेन परिवार के मुखिया को देखा। मुझे पता चला कि शेन
परिवार की मुखिया के माथे पर मौत का साया मंडरा रहा था। मैंने खुद उसके जन्म की जानकारी लिखकर एक खास शोक पुतला बनाया, साथ ही काले रंग का मृत्यु निमंत्रण भी तैयार किया। फिर वो चीजें शेन परिवार के घर भिजवा दी। शेन परिवार का मुखिया लोगों को लेकर मेरे पास आ धमका और गुस्से में मेरी दुकान तोड़ने लगा। वो सबके सामने मुझे पागल और ढोंगी कहकर गालियां देने लगा, लेकिन मैं आराम से कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। मैंने शांत आवाज में कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर उसके साथ कुछ हुआ तो उसका परिवार खुद मेरे पास अंतिम संस्कार करवाने आएगा। मेरी बात सुनकर वो और गुस्से में चला गया, लेकिन तीसरे दिन रात में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। पूरा शहर हिल गया। अगली सुबह शेन परिवार का बड़ा बेटा पैसों से भरे बक्से लेकर मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गया। वो रोते हुए मुझसे अंतिम संस्कार करवाने की भीख मांगने लगा। मैंने भारी रकम ली और उनका संकट शांत कर दिया। बस उसी दिन से पूरे शहर में मेरी पहचान बन गई। लोग मुझे रहस्यमयी गुरु कहने लगे। सबको लगने लगा कि मेरा भेजा शोक पत्र मौत का बुलावा होता था, लेकिन अगर मैं किसी का काम स्वीकार कर लूं तो उसे मौत से भी बचाया जा सकता था। अब आखिरकार मेरे पास इतना नाम और ताकत आ चुकी थी कि मैं उन 5 लड़कियों के बराबर खड़ा हो सकता था। सबकी जानकारी निकालने के बाद मैंने पहला निशाना सू मोंग्याओ को चुना। वो बेहद लालची और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका सपना जियांग परिवार को हराकर शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस फैमिली बनना था, लेकिन इस समय उसका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। वो किसी सहारे की तलाश में थी। एक तूफानी शाम मैंने उसके ऑफिस में काला मृत्यु निमंत्रण भिजवा दिया। शुरुआत में उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। वो बॉडीगार्ड्स लेकर मेरी दुकान तक आ गई और मुझे धोखेबाज कहने लगी, यहाँ तक कि दुकान तोड़वाने की धमकी देने लगी। लेकिन अब शहर के कई बड़े लोग मेरे साथ थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसे डर महसूस नहीं हो रहा था तो मैं खुद उसे डर महसूस करवाने वाला था। अगले 3 दिनों तक मैंने चुपके से उसकी जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दी। वो मौत के मुंह में जाते जाते बची। फिर मैंने उसके प्रोजेक्ट की गुप्त गलतियां बाहर भिजवा दी। उस पर करोड़ों का नुकसान टूट पड़ा। आखिर में मैंने उसकी स्पोर्ट्स कार के ब्रेक खराब कर दिए। वो सड़क पर ट्रक से टकराते टकराते बची। मौत और बर्बादी का डर आखिरकार उसके सिर पर चढ़ गया। चौथे दिन रात में वो डर से कांपती हुई मेरी दुकान पहुंची। उसने चेहरा ढक रखा था, लेकिन अंदर आते ही घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिख रही थी। मैं अंधेरे में बैठा उसे ऊपर से देखता रहा। वो वही लड़की थी जिसने कुछ महीने पहले मुझे कीचड़ में फेंककर अपमानित किया था। मैंने भारी आवाज में पूछा कि क्या उसे हर जगह मुश्किलें और मौत का साया महसूस होने लगा था। फिर मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि ये सब उसकी खराब किस्मत नहीं बल्कि जियांग शुआन की चाल थी। सू मोंग्याओ पहले से ही जियांग शुआन से नफरत करती थी। मेरी बात सुनते ही वो पूरी तरह यकीन कर बैठी। उसने गुस्से में जियांग शुआन को गालियां दी, फिर मुझसे मदद मांगने लगी। उसने कहा कि अगर मैं उसे बचा लूं तो वो मुझे जो चाहूं देने को तैयार थी। मैं हंस पड़ा। मैंने कोई नकली ताबीज या झूठा जादू नहीं दिया, बल्कि उसके सामने जियांग परिवार की गुप्त फाइलें रख दी। असल में वो सारी जानकारी मैंने खुद तैयार की थी। अगले 1 महीने तक मैं रहस्यमयी गुरु बनकर उसके पीछे से खेल खेलता रहा। मैंने खुद को राजधानी का बड़ा आदमी बताया। मैंने कहा कि मेरा असली लक्ष्य पूरे शहर पर कब्जा करना था। मुझे बस एक भरोसेमंद मोहरा चाहिए था। मेरी बातों ने सू मोंग्याओ को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे वो मुझ पर पागलों की तरह भरोसा करने लगी। मेरी योजनाओं की वजह से उसका परिवार फिर से उठ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि उसने जियांग परिवार का बड़ा प्रोजेक्ट भी छीन लिया। कुछ ही समय में सू मोंग्याओ शहर की सबसे चर्चित अमीर लड़की बन गई। वो हर पार्टी में इशारों में बताने लगी कि उसके पीछे राजधानी का बेहद ताकतवर मंगेतर था। मेरे नाम का इस्तेमाल करके उसने जियांग परिवार के कई पुराने साथी भी अपनी तरफ कर लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं उसे खुद अपने हाथों से बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। मैं चाहता था कि वो पहले सबसे ऊपर पहुंचे ताकि बाद में सबसे बुरी तरह गिरे। आखिरकार सू मोंग्याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने शहर के सबसे महंगे होटल में बड़ी पार्टी रखी। उसने पूरे शहर के बड़े लोगों और बाकी 4 लड़कियों को भी बुलाया। सबको बताया गया कि उस रात उसका रहस्यमयी मंगेतर पहली बार सामने आने वाला था। पार्टी वाली रात पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। सू मोंग्याओ हीरो वाला बैंगनी गाउन पहनकर स्टेज पर खड़ी थी। उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब उसका परिवार पूरे शहर के बिजनेस पर राज करेगा। उसने जियांग शुआन को घूरते हुए कहा कि उसका मंगेतर भी आज सबके सामने आएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सब लोग उस रहस्यमयी आदमी का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय मैं होटल के सामने वाली ऊंची बिल्डिंग में बैठा शराब पी रहा था। मैं उसके लगातार आते कॉल्स देखकर मुस्कुरा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन मैं नहीं गया। सू मोंग्याओ के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बार बार मुझे फोन करती रही, लेकिन हर बार फोन बंद मिला।
तभी जियांग शुआन स्टेज पर पहुंच गई। उसने सबके सामने सू मोंग्याओ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि शायद ऐसा कोई मंगेतर था ही नहीं। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। सब लोग सू मोंग्याओ का मजाक उड़ाने लगे। वो स्टेज पर खड़ी कांपती रही। आखिर में वो रोते हुए भाग गई। उधर मैं होटल की सबसे ऊंची मंजिल वाले निजी कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला। सू मोंग्याओ रोती हुई अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे पति कहकर पुकारा और पूछा कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। वो टूट चुकी थी। उसने कहा कि जियांग शुआन ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। फिर उसने मुझसे विनती की कि मैं बस एक बार नीचे चलकर सबके सामने आ जाऊं। उसने कहा कि बदले में मैं उससे कुछ भी करवा सकता था, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाकी एपिसोड्स अभी आने बाकी हैं और क्योंकि ये फैन मेड सीरीज है इसलिए नए एपिसोड आने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही 5-6 और एपिसोड आएंगे मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।